केमिकल काइनेटिक्स का अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। देखो, इसको पहले देखते हैं कि इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, देखो जब हमने रेट लॉ पढ़ा था, रेट लॉ अगर एक रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ जो हमने ली थी उसको दोबारा से देख लेते हैं। गिव्स यू प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है, अगर इसके लिए रेट लिखना होगा रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो रेट किसके बराबर होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू सम पावर X और Y जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। ये था हमारे पास रेट एक्सप्रेशन रेट लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रेट है ये है इंस्टेंटेनियस रेट, और इंस्टेंटेनियस रेट जो है इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस रेट, जब हमने ये पढ़ा था एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट, तो जो हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते थे उस ग्राफ में एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट होगा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, और उसको निकालने के लिए हमें टेंजेंट ड्रा करना पड़ता था उस पॉइंट पे, और फिर उस टेंजेंट का स्लोप पता करना होता था, और वो स्लोप की वैल्यू जो होती थी इंस्टेंटेनियस रेट होता था। अब इस प्रॉब्लम को अगर हमें रेट की वैल्यू पता होगी तभी हम इधर रेट कांस्टेंट K निकाल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना होगा तो वो निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें रेट कौन सा चाहिए, इंस्टेंटेनियस रेट, या इसको डिफरेंशियल रेट भी बोलते हैं, कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का रेट क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट होगा वो डिपेंड करेगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और K की वैल्यू कितनी है, और K की वैल्यू निकालने के लिए हमें रेट निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। देखो, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से क्या होता है कि अगर हमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, और जिस टाइम की बात कर रहे हैं जिस पे हमने रेट निकालना है, जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन, और जिस टाइम पे रेट की बात की जा रही है उसकी अगर कंसंट्रेशन हमें पता चल जाए, मतलब एट टाइम टी पे कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ये दो चीजें अगर हमें मिल जाएं तो हम सिंपली K की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इतना इजीली इसको सिंपलीफाई कर देता है। जब K की वैल्यू निकल जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें पता होगा, तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन K की जो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालना बहुत इजी कर देता है। उसके लिए हमें ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या चाहिए होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम। तो ये दोनों चीजें हम पता लगा सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे प्रोसीड कर रही है, इनिशियली कितना रिएक्टेंट लिया था और उस टाइम इंटरवल पे या उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, ये दोनों चीजें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रेट एक्सप्रेशन। तो हम आज रेट एक्सप्रेशन जो है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन वो करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम एक जर्नल जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसका रेट जो है, हम सपोज करो एक जर्नल रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, और ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर जीरो। दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जो रेट है, इस रेट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल। इस रेट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये रिएक्टेंट की फॉर्म में हम रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं तो इसके लिए साइन लग जाएगा नेगेटिव, और ये किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू, और एनीथिंग रेज टू पावर जीरो किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, माइनस डी आर इज इक्वल टू
के इंटू डी टी हमने इस तरफ ले दिया। ये हमारे पास बन गई, इसकी रीअरेंजमेंट कर दिया हमने, जो रेट ला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था उसकी रीअरेंजमेंट कर ली। अब इस डिफरेंशियल रेट को हम अगर इंटीग्रेट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इस प्रोसेस को, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर ले लिया, 1 इंटू डी विद रेस्पेक्ट टू आर, है ना, डी इंटू आर। और उस साइड क्या बन जाएगा, के कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट क्या ले लेते हैं हम बाहर, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन जो है उसमें आपने देखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स किसके बराबर होती है, एक्स के बराबर होती है ना। 1 इंटू डी एक्स कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू आर, या कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, आर के बराबर। यहां पे आ जाएगा आपके पास आर, साइन लग जाएगा नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, के इंटू टी, और इंटीग्रेशन करते हुए साथ में आता है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन करके आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसके लिए चाहिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है इसकी क्या वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू हमें मिल सकती है जब इनिशियली, एट इनिशियल, जब रिएक्शन शुरू हुई होगी उस टाइम पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप नाम दे दो फर्स्ट का। एट इनिशियल, जब टाइम जीरो होगा, मतलब इनिशियल मतलब टाइम जीरो होगा, उस टाइम पे आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। और टाइम जीरो है तो उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, रिएक्टेंट जो होगा, जो रिएक्टेंट जो है आपका ये रिएक्टेंट एक्चुअली में क्या है कि एट टाइम टी पे रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन, आर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। और हम इनिशियल की बात करें, जब टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ली होगी, मींस आर जीरो रख लेते हैं हम इसको। दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम जीरो। जब टाइम जीरो है मतलब इनिशियली, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज आर जीरो। इसको लिख लो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू टाइम जीरो सब्स्टिट्यूट करके, आर की जगह पे आर जीरो सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आर की जगह पे क्या लिख लेना हमने, आर जीरो। ये वाली वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं हम, 1 में पुट कर रहे हैं। तो टाइम की जगह पे क्या करना, टी जीरो, तो के इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास आई। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम भरने वाले हैं। अब इसमें पुट इन फर्स्ट में डाल दो इसको। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की एक वैल्यू मिल जाएगी एट इनिशियली, जब रिएक्शन शुरू हुई होगी। तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आर कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसमें भर रहे हैं, इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस, और आई की जगह पे क्या भरना है, माइनस आर जीरो। तो सिंपली हम इधर लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सिंपल। अब देखो आगे ना, मैंने आपको शुरू में बोला था कि के की वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी अरे इंटीग्रेशन करोगे, मतलब इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बनाओगे। देखो आर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी, और आर जीरो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया। तो सिंपली आप के लिए सॉल्व कर रहे हो, के को इधर रख लेते, के टी को इस तरफ रख लेते, आर जीरो को इस तरफ ले आते, तो क्या बन जाएगा, आर जीरो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, तो के के लिए आप सॉल्व करना है आपको, तो क्या आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी अपॉन टी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई, के लिए वैल्यू निकालना बहुत इजी हो गया आपके लिए इस एक्सप्रेशन से। यहां पे आपका रेट जो होगा बिल्कुल खत्म हो गया। तो के आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो, इनिशियल कितनी कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, और जिस टाइम पे आप स्टडी करना चाहते हो उस टाइम तक कितना रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची हुई है, और सिंपली आप के निकाल सकते हो।
इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। और ये किसके लिए है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपने ये वैल्यू याद रखनी है लास्ट पे, के किसके बराबर होता है फॉर इंटीग्रेटेड। इधर से भी के निकल सकता है, पर उसके लिए आपको ये वाला रेट पता होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस रेट, और आर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, वो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि जीरो है, उसके रेस्ट पावर जीरो, ये से इंडिपेंडेंट होगी। के की वैल्यू कैसे निकल गई? या तो आप सीधा इंस्टेंटेनियस रेट निकालो इस रिएक्शन के लिए, या फिर आप ये वाली वैल्यू इधर जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके भी के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन का हम एक ग्राफ बना के देखते हैं कि ग्राफिकली भी हमें ये वैल्यूज मिल सकती हैं। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम के साथ में अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तभी हमें के की वैल्यू निकल सकती है, उसको हम देखते हैं। देखो ये हमने रख लिया जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आपको लास्ट पे आई, या के की जो के के लिए जो एक्सप्रेशन आई वो रख ले। अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाते हैं। सपोज करो हम ग्राफ बनाते हैं रिएक्टेंट की चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उसकी चेंज और विद टाइम के साथ में, टाइम इस तरफ चेंज कर रहे हैं। अब उसका ग्राफ जो होगा वो कैसा बनेगा? यूजुअली आप टाइम के साथ में रिएक्टेंट की इनिशियली रिएक्टेंट यहां पे होगा, कंसंट्रेशन क्या करेगी उसकी? डिक्रीज करेगी। अगर इस हिसाब से आप लोगे, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन। इसको अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा अगर यहां जहां से वैल्यू आप इसमें पुट करोगे। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है वो किसके बराबर होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। वो कैसे? इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? y की जगह पे रख सकते हैं हम r, मींस रिएक्टेंट की चेंज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ये वाला r, ये वाला हमने इस तरफ ले आया, मतलब k को t के साथ जोड़ो पहले, तो ये बन जाएगा आपके पास r0 माइनस के टी। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम, या इसको और रीअरेंज कर लो, माइनस के टी प्लस r0, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। m की जगह पे क्या आ गया? माइनस के। x की जगह पे क्या आ गया? t, x एक्सिस पे t, और c कहां पे मिलेगा आपको? r0 के फॉर्म में। अगर हम y इजकल टू एम एक्स प्लस सी को देखें तो y की वैल्यू पे r, m हमें कहां पे मिलता है? m मिलता है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप इस ग्राफ के स्लोप से मिलता है। m की वैल्यू कहां से मिलती है? इस ग्राफ के स्लोप से। और c की वैल्यू पता कहां मिलती है? जब m जीरो होता है या x की वैल्यू जीरो होती है, जब x जीरो होता है तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है, और y किसके बराबर आ जाता है? c के बराबर आ जाता है। तो मुझे बताओ इस ग्राफ में x जीरो कहां पे है? इस पॉइंट पे। जब ये y एक्सिस को काटेगा उस पे x की वैल्यू क्या होगी? x एक्सिस की वैल्यू इधर जीरो होगी। तो x की वैल्यू जब जीरो होती है उस पॉइंट पे, x की वैल्यू जब जीरो है तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? c। तो y पे जो वैल्यू होगी, y को जहां पे y एक्सिस को यहां पे ये ग्राफ कट करेगा वहां पे आपको वैल्यू मिलने वाली है c की, और यहां पे c क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको यहां पे होगा, रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन यहां पे होगी, टाइम ये होगा, और स्लोप से आपको क्या मिलने वाला है? स्लोप मतलब m कितना है? माइनस के। स्लोप से आपको किसकी वैल्यू मिलने वाली है? माइनस के की वैल्यू। मतलब अगर आप ग्राफ बना रहे हो इसका रिएक्टेंट को टाइम के साथ में, तो जो ग्राफ का स्लोप आएगा वो आपको रेट कांस्टेंट के की वैल्यू मिलेगी, वो किस में? नेगेटिव में। मगर तो आप नेगेटिव से एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पॉजिटिव में आपको मिल जाएगी, मतलब माइनस के मिलेगा आपको। तो के निकालने के लिए माइनस आपको उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा। तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा इस एक्सप्रेशन का। इस एक्सप्रेशन को हमने लिखा किस फॉर्म में? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y पे आ गया r, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, t x पे आ गया t ये, और m की वैल्यू हमें फिर कहां पे मिलती है? स्लोप से, और c की वैल्यू मिलती है r0, मतलब y इंटरसेप्ट पे, और c इधर है r0, m है इधर माइनस के, ठीक है।
तो इस तरह से आप इसका ग्राफ बना के या ग्राफ से भी ये वैल्यू निकल सकती हैं। तो कई बार आपको ग्राफ भी दे सकते हैं, वो तो आप पूछ सकते हैं कि के की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी इस ग्राफ से, तो आप बोलोगे सीधा स्लोप से, और स्लोप से जो वैल्यू मिलेगी मगर वो माइनस के की होगी। ठीक है, के की निकालने के लिए फिर माइनस आपको स्लोप के साथ शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ आया? अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। देखो आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर एक्शन और फर्स्ट ऑर्डर एक्शन ही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम सिंपल ले लेते हैं आर गोज टू प्रोडक्ट, मींस हमारे पास ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए रेट लॉ क्या होगा? रेट किसके बराबर होगा? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेट टर्म, उसको किसके साथ रेज करना पड़ेगा? 1। ठीक है, अब इसको भी सिंपली वैसे ही एक्सपेंड करेंगे। रेट की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? ये इंस्टेंटेनियस रेट है, तो मतलब स्मॉल चेंज इन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल। और ये रिएक्टेंट वाली साइड पे है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में रेट को बता रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बता रहे हैं, तो माइनस लगेगा, इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। समझे? अब आर की वैल्यू यहां पे है, आर को यहां पे शिफ्ट करेंगे, है ना, सेम सेम वेरिएबल एक तरफ लाएंगे, dt को उस तरफ लेके जाएंगे। तो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगी? माइनस डी आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ये चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मगर कब? एट अ टाइम टी पे, है ना। यही होता था ना हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन टाइम इंटरवल। और जिस टाइम इंटरवल की ये बात करें, जिस टाइम की बात करें, उसी टाइम की ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएगा? ये। अब हम क्या करते थे इसके बाद? इंटीग्रेट करते थे बोथ साइड पे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते थे? इंटीग्रेट करते थे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपान आर की कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1 इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, जो इंटीग्रेशन होती है 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स की, वो होती है लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स, यहां पे हम केमिस्ट्री की बात करें, यहां पे नेचुरल लॉग लगता है। ऐसे आप मैथमेटिक्स में देखोगे तो यहां पे बेस 10 वाला लॉग लगेगा, एलओजी लॉग एक्स। ठीक है, पर केमिस्ट्री में नेचुरल लॉग लगता है। ठीक है, तो 1 अपान आर मतलब 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा? लॉग ऑफ डी एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ डी एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, मतलब एक्स यहां पे आर है, ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, और 1 इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर, तो 1 इंटू डी टी किसके बराबर हो जाएगा? के इंटू टी। ये आ जाएगी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब प्लस आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं हम? इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन को टारगेट करके। तो जब इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन को लेंगे हम, उस टाइम क्या होगा? एट इनिशियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एट इनिशियल टाइम कितना होगा? 0 होगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? आर की कंसंट्रेशन कितनी होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन मींस R0। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करो आप इस इक्वेशन में, इसको फिर से आप एक नाम दे दो 1, तो इसमें इसको पुट करो वैल्यू, तो आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो टी की जगह पे 0 बढ़ना है, माइनस नेचुरल लॉग, और आर की जगह पे क्या बनना है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के इंटू टी, मतलब के इंटू 0, टाइम 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? आई इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस वैल्यू को पुट कर लो आप आई की जगह पे यहां पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, फर्स्ट बिकम्स क्या बन जाएगा? माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन आर इज इक्वल टू के इंटू टी
माइनस, क्योंकि आई की जगह पे क्या बनना, माइनस लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, के कांस्टेंट के लिए, के को इस तरफ रखेंगे, मतलब के टी वाली टर्म इधर रखते हैं, इसको उस तरफ लेके जाते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, के टी इज इक्वल टू, ये वाली हमने इस तरफ शिफ्ट की, तो नेचुरल लॉग आर जीरो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो के किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, अच्छा इसको भी आप दोबारा से लिख सकते हो, log m माइनस log n। देखो log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m अपान n। यहां पर नेचुरल log है तो इसको भी लिख सकते हैं log m अपान n के बराबर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, नेचुरल log m क्या है इधर, r0 अपान r, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम t, ये किसके बराबर, के टी, और के कितने किसके बराबर आ जाएगा आपके पास। देखो नेचुरल लॉग को अगर लॉग विद बेस 10 के में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है 2.303, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2.303 लॉग विद बेस 10 कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, नेचुरल लॉग को लॉग विद बेस 10 के साथ कन्वर्ट कर लिया, के अब टी को हम नीचे लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 अपान टी, या इसको इधर लिख लेते हैं 2.303 इंटू लॉग ऑफ r0 अपान r। ओके, तो इस तरह से हम इंटीग्रेटर रेट एक्सप्रेशन निकल जाएगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यहां पे हम सिंपली के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन एट अ टाइम टी पे कितनी है रिएक्टेंट की, सिंपल वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, तो होगी प्रॉब्लम सॉल्व। रेट लॉ के लिए के निकालना इजी हो जाता है जब आप इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को यूज करके बनाओगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए के कैसे निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। सिंपली हमें दो वैल्यू चाहिए, इनिशियली रिएक्टेंट कितना लिया है और एट अ टाइम टी, जिस टाइम पे रेट की बात की जा रही है उसमें रिएक्टेंट कितना है, समझे। तो सिंपली ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से ये चीज मिलती है, हमें के की वैल्यू निकालना इजी हो जाती है। अब इसके लिए भी हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको लिखेंगे हम y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी किसकी होती है, लीनियर इक्वेशन की होती है, वो ग्राफ बनाएंगे इसका। देखो k की वैल्यू को मैंने दोबारा से लिख दिया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ग्राफ बनाने के लिए इसको मैं रीअरेंज कर लिया, साथ में t को हम इस तरफ शिफ्ट कर रहे 2.30 को 3 इधर ला दी, इसको भी खोल के ऐसे लिख दिया, और फिर इसको रीअरेंज किया, log r जो है वो इस तरफ ले आए हम, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इसको इस तरफ ले आए, के टी टाइम आपका यहां पे आ गया, ठीक है, और log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां पे आ गई। इसको मैं लिखूंगा अब y इज इक्वल टू m, m एक कांस्टेंट वैल्यू होती है x के साथ जो एसोसिएटेड होती है, प्लस c। अब देखो इधर m क्या है, ये पूरी वैल्यू जो है m है, क्योंकि t वेरिएबल है टाइम विद टाइम के साथ में, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी वेरिएबल है, वो y आ गया, और c इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो c आ गई, है ना। कितना रिएक्टेंट आपने लिया है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, 10 मोलर लिया 5 मोलर लिया है वो, मगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होगी, तो वो ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे ये log ऑफ आर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ले लेते हैं। तो हम बनाते हैं एक ग्राफ, ग्राफ में क्या रखेंगे, यहां पे रख लेते हैं log ऑफ आर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम टी। तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ जो होगा वो आपकी वाई एक्सिस को काटेगा एक पॉइंट पे, और जहां पे वाई एक्सिस को ग्राफ काटेगा, वाई एक्सिस को ग्राफ काटना मतलब एक्स की वैल्यू वहां पे क्या हो जाती है 0, एक्स देखो y पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो मींस ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0, तो y किसके बराबर हो जाएगा c। तो y की वो वैल्यू जहां पे ग्राफ
y को काट रहा है वो किसके बराबर हो जाता है, c। तो y इंटरसेप्ट पे आपको ग्राफ के y इंटरसेप्ट पे क्या मिलेगा आपको, c। तो c इधर क्या है आपके पास, log ऑफ r0, मतलब यहां पे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन का लॉग मिल रहा है। दूसरा -k/2.303, ये क्या है, m के बराबर है, और m एक्चुअली स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। देखो इसको नहीं समझेंगे, आप सीधा इसको याद रखना कि m जो होता है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या मिलेगा आपको, स्लोप किसके बराबर है यहां पे, -k/2.303। तो k की वैल्यू अगर जो आपका इस ग्राफ का स्लोप होगा उस स्लोप से आपको इक्वेट करोगे इज इक्वल टू -k/2.303। और किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सिंपली आपने एक ग्राफ के लो, इसको काटना है आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो होगी बेस होगा, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इन दोनों को काटोगे तो ये आपके पास स्लोप आएगा। तो tan थीटा एक्चुअली स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके मतलब यहां से लेके यहां तक की डायमेंशन परपेंडिकुलर, यहां से लेके यहां तक की डायमेंशन बेस। वो जो रेशियो आएगी वो किसके बराबर होगी, -k/2.303। और कोई ग्राफ दिया भी होगा तो वहां से आप स्लोप निकाल के ये वैल्यू k की निकाल सकते हो सिंपली। अगर सपोज करो उन्होंने ग्राफ दिया और ये वैल्यू भी दी, ये भी दिया, ये भी दिया, मतलब परपेंडिकुलर दिया, बेस दिया, स्लोप है तो k निकल जाएगा, क्योंकि रेशो करोगे तो उसको कर देना -k/2.303। ये चीज याद रखना, यहाँ पे माइनस में होता है। पिछले ग्राफ में भी माइनस की वैल्यू आई थी, क्योंकि यह m क्या है, -k/2.303। t जो है वो वेरिएबल है, मींस वो x है, और r जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो भी वेरी कर रही है तो वो y है। तो ये बन गई y = mx + c। सिंपल है। इस तरह से इसका ग्राफ बनाएगा, ग्राफ से भी आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ लगी, चल।